नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आप लोग देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका बिहार पुलिस का बुक जो लॉन्च किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा, यहाँ से देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा हल प्रश्न पत्र है आपका। परीक्षा का तिथि आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/8/2024 पेपर 2 और ये आपका सेट जो है दोस्तों 2 होने वाला है। और इस बुक में आप लोग देखेंगे तो टोटल जो है आपका 63 PYQ जो है आपका इसमें दे रखा है। तो ये आपका सेट जो है 2 होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मैथ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम जो है दोस्तों मैथ को स्किप कर देते हैं, सीधा देखेंगे जीके जीएस से। तो जीके जीएस से देखेंगे यहाँ से आप लोग देखिए 4 नंबर का। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया। नीचे दिए गए कोड्स के आधार पर अपने उत्तर अंकित कीजिए। अभिकथन ए, मौस का परिस्थिति की दृष्टि से बहुत महत्व है। कारण आर, मौस चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं और ये मृदा यहाँ से आपका कूट दिया है दोस्तों। तो कूट में इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डिस्कशन आप लोग देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे लाइकेन माउस हमारे लिए अपने अगणित गुणों के कारण बड़े उपयोगी हैं। यह वनस्पतियों और उचित भूमि निर्माण के आविष्कर्ता हैं। कड़ी और नंगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति परपटी में लाइकेन है। पर्पटीय लाइकेन अपने द्वारा निर्मित अम्लों की सहायता से चट्टानों के लावाओं को अपनी अवशिष्ट के साथ मिलाकर एक प्रकार की मिट्टी बनाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ से, एक चटकीला नीला रंग ऑर्किल रॉक्सेला और लेकानोरा नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। भोजन के रूप में प्रयुक्त शैवाल आल्वा लेमिनेरिया, फोराफायरा, सरागसन, नॉस्टोक आदि। उसके बाद देखेंगे यहाँ से औषधि बनाने में प्रयुक्त शैवाल कोलेरा एवं कोलेरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टीचर आयोडीन बनाई जाती है। मृदा को अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा कई मौस आदि के पत्तों तथा जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के साथ साथ ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी सहायक होता है। चलिए आगे देख लेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, नारियल का ऊपरी भाग छिलका किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ उत्तक। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका डिस्कशन आप लोग इसका देखेंगे। नारियल का ऊपरी भाग दृढ़ उत्तक का बना होता है। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है एवं इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। दीर्घ उत्तक पौधों में तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें से यह उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से, यह पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा इन्हें दृढ़ एवं लचीला बनाता है। दीर्घ उत्तक एक सरल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक को 3 वर्गों में
वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 देखेंगे तो मृदुत स्थूलिकोण उत्तक और आपका है दीर्घ उत्तक। यहाँ से आप लोग इसका देखेंगे तो इसमें जो है दोस्तों आपका बहुत अच्छे से दे रखा है। यहाँ से देखेंगे कि आपका पादप उत्तक हो जाएगा। पादप का देखेंगे कि आपका विभव ज्योतीय उत्तक, उसके बाद ये आपका अस्थाई उत्तक। इसका देखेंगे तो 3 हैं और इसका देखेंगे तो 2 हैं। इसमें देखेंगे तो सरल और जटिल दोनों हैं। उसके बाद देखेंगे शीर्षस्थ और पार्श्वस्थ और अनंत वेरसी, तो इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 2 है। उसके बाद फिर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मृदु उत्तक, स्थूल उत्तक, दीर्घ उत्तक। उसके बाद इसमें देखेंगे तो जाइलम और आपका फ्लोएम। चलिए आगे 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आपको जाना जाता है यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। आगे देख लेंगे यहाँ से इसका डिस्कशन आप लोग। कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में महाजैव विविधता क्षेत्र स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में मध्य पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया है। उसके बाद देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण 100 स्थानों एवं बाह्य स्थानों 2 विधियों से किया जाता है। उसके बाद देखेंगे नॉर्मन मरियर्स ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का उपयोग किया था। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इसमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित हैं। देखेंगे कहाँ कहाँ स्थित है तो ये देखेंगे तो आपका हो जाएगा हिमालय क्षेत्र, और उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र, उसके बाद पश्चिमी घाटी, उसके बाद है सुंडालैंड। चलिए आगे यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से देखिए और आपका जो है डिस्कशन इसमें भी और दे रखा है। संयुक्त राज्य संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल में पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। उसके बाद 7 नंबर का देख लेंगे। बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये जो आपको प्रभावित करता है देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। डिस्कशन आप लोग देखेंगे तो डिस्कशन आपका हो जाएगा बेल जार प्रयोग में KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है एवं इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषक है। उसके बाद देखेंगे बंद जार में KOH द्वारा मौजूद सभी कार्बनिक डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती हैं। उसके बाद है KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्चर या ग्लूकोज का उत्पादन नहीं हो पाता है। उसके बाद देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रयोगशाला में
प्रतिकारात्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों का अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO मकान बनने में गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में आदि में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का इस्तेमाल औषधि निर्माण में रबर ब्लाइनाइलेजेशन में उत्प्रेरक के रूप में, वायरलों के प्रयोग आदि में प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा NaOH का इस्तेमाल साबुन बनने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज़ बनने में, दाव निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का इस्तेमाल पेट के अम्लीयता को दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीटोन के रूप में, चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने आदि में किया जाता है। 8 नंबर का देख लेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषण के शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है? यहाँ से देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका हॉलमार्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देख लेंगे इसका जो है डिस्कशन आपका। तो डिस्कशन जो आपका है, भारत सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। तो यहाँ से दोस्तों इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे, भारत में कृषि उत्पादों का कार्यरत एवं प्रमाण चिन्ह है। यह कृषि उत्पादन ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया है गुणवत्ता चिन्ह है। उसके बाद देखेंगे एगमार्क कृषि विपणन का संक्षिप्त नाम है। चावल, आटा, दाल, बिस्कुट, तेल आदि के पैकेट पर आमतौर पर एग मार्कर का चिन्ह पाया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों इसको जो है आप लोग पढ़िएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे जो आपका मेन जो है दोस्तों उसको बताते हुए चलेंगे। यह भारत के औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन उसके बाद देखेंगे यहाँ से यह चिन्ह ISI भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानकों का पालन करने वाले उत्पादकों को दिया जाता है। ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। IS मार्क बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरिंग केबल, हीटर, किचन अप्लायंसेस आदि उत्पादों पर पाया जाता है। 9 नंबर का देखेंगे, भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुई? तो भारत में जो आपका प्रथम जनगणना जो हुआ था ये आपका 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। और इसका डिस्कशन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो डिस्कशन जो आपका है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुई। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड मेयो थे। हालांकि पहली पूर्ण नियमित जनगणना साल 1881 में हुई थी और यहीं से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। चूँकि विकल्प में 1872 नहीं है, अतः
अभिष्ट उत्तर 1881 होगा। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लेडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय में जनगणना आयुक्त आर ए गोपालास्वामी 1949 से 1953 थे। आगे देखिएगा आप लोग, आगे है आपका भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश में जनगणना संबंधित कार्य को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। आधुनिक विश्व के सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में कराई गई थी। आगे देखिएगा आप लोग, आगे है आपका दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत 1801 ईस्वी में हुई थी और जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों की अंतराल में की जाती हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या डैश है। तो इसका लक्ष्य संख्या आप लोग देखेंगे, इसका लक्ष्य संख्या जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 17 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्यों की संख्या 17 है और उपलक्ष्य 169 है। कितना है आपका उपलक्ष्य? 169 है। उसके बाद देखेंगे इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डॉक्टर रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। आगे देखिएगा आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पर न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 है। कितना है? 193 है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 193 है। 11 नंबर का देख लेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें शुद्ध शब्द आप लोग छांटेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से, 1 मिनट, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा नूपुर। क्या हो जाएगा? नूपुर हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग दोस्तों इसको जो है ये आपका डिस्कशन है, तो इसको आप लोग दोस्तों बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर से देखिएगा आप लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का सही अर्थ जो है आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग, इसका देख लीजिए। इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल शीघ्र पाना, एक पंथ 2 कार्य, एक नहीं 2 लाभ, मनो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही फलदायक है। चूहे घर में डंड पेलते हैं तो अभाव ही अभाव। नीम हकीम खतरे जाना, आयोग से हानि, देसी मुर्गी बिलैती बोल, बेमेल काम करना,
बंदर का जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुण कद्र करना नहीं जानता है, मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता है, मुंह में राम बगल में छुरी, और इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा कपटी, काला अक्षर भैंस बराबर, तो यहाँ से देखेंगे ये आपका हो जाएगा निरा अनपढ़। चलिए आगे देख लेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्ट शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा अनावृष्ट, ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा डी। डिस्कशन आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा अतिवृष्ट तथा अर्थ है तो बहुत अधिक बारिश होना, और अनावृष्ट का अर्थ है बारिश का अभाव। दोनों का देख लिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से देखेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। तो रेलवे का मुख्यालय आप लोग देखेंगे तो आपका हाजीपुर है। कहाँ है? तो हाजीपुर है। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो हैं सारा जो है आप लोग देख लीजिए इसका डिस्कशन आप लोग। उत्तर रेलवे का देखेंगे तो नई दिल्ली है, दक्षिण रेलवे का देखेंगे तो चेन्नई है, मध्य रेलवे का देखेंगे तो मुंबई CST है। चलिए आगे देख लीजिए। दक्षिण पूर्व रेलवे का देखेंगे तो कोलकाता है, उत्तरी पूर्व C रेलवे का देखेंगे तो आपका मालेगांव है, उत्तर मध्य रेलवे देखेंगे तो आपका इलाहाबाद है, दक्षिण पूर्व रेलवे देखेंगे तो आपका हुबली हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पूर्वी तट रेलवे का देखेंगे तो आपका भुवनेश्वर है, पश्चिमी रेलवे का देखेंगे चर्च गेट मुंबई है, पूर्व रेलवे का देखेंगे तो कोलकाता है, दक्षिण मध्य रेलवे का देखेंगे तो सिकंदराबाद है, और पूर्वोत्तर रेलवे का देखेंगे तो गोरखपुर है। आगे देखिएगा आप लोग। पूर्व मध्य रेलवे का देखेंगे तो हाजीपुर है, और ये आपका पश्चिम मध्य रेलवे का देखेंगे तो जबलपुर है, उत्तर पूर्व रेलवे देखेंगे तो ये आपका जयपुर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देखेंगे तो ये आपका बिलासपुर है। आगे देखिएगा आप लोग। कोलकाता मेट्रो रेल देखेंगे तो ये आपका कोलकाता है, और दक्षिण तट रेलवे देखेंगे तो ये आपका विशाखापत्तनम है। भारत में सर्वप्रथम रेल 6 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने और 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। आप लोग इसको दोस्तों याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। चलिए आगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। डिस्कशन ही है आपका दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, विश्व के सबसे पहले रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। रेल बजट को 1924 से 25 के बाद एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल मिला लिया गया था। उसके बाद देखेंगे, देश में सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाली रेलगाड़ी यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा रेलगाड़ी जो आपका हो जाएगा ये आपका वितेंद्र एक्सप्रेस हो जाएगा, नवंबर 2011 से है, जो आपका डिब्रूगढ़ से असम कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वह 4246 किलोमीटर दूरी तय करती है। आगे देखेंगे आप लोग इसका। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। उसके बाद देखेंगे लेलिन ग्रांड से वेलिडवॉस्टक तक 9332 किलोमीटर लंबा है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बम्बई VT एवं कुरल हावड़ा के से 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। 15 का देखेंगे आप लोग क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो ये आपका स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। और जो दोस्तों आपका मेन पॉइंट होगा दोस्तों उसको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे इसका डिस्कशन। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है।
उसके बाद देखेंगे 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था और पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को हुआ था। आगे देखेंगे आप लोग, पनामा नहर का प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था। 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया था। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग जो है इसको जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग नवंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? ये आपका किस नदी पर पड़ता है बताइएगा आप लोग तब तक इसका आंसर। तो इसका आंसर जो ये जो आपका पड़ता है ये आपका पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र पर। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। और डिस्कशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग डिस्कशन इसका देख लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग नवंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वर्ष 1988 में धुबरी से सदियों तक 1891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। आगे देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों इसका जो है पूरा डिस्कशन जो है दे रखा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यह जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपाकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्री तट नहर कोट्टमपुरम से कोल्लम के बीच स्थित है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। यहाँ से देखेंगे काकी नदी पांडुचेरी नहर 1078 किलोमीटर 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया था। यह गोदावरी एवं कृष्णा नदी से लगा हुआ है। 17 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, क्वेश्चन है 17 का, डैश में 80% भाग पर कृषि होती है। तो ये आपका पंजाब में होती थी। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका डिस्कशन, पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि 80% से अधिक है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। यह राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 83% है। हरियाणा राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 81% भाग पर खेती की जाती है। उसके बाद देखेंगे पंजाब को भारत में देश की खाद्य टोकरी व भारत के अनन्य भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब सिंचित भूमि के मामले में भी देश में शीर्ष स्थान पर रखता है। इसकी 98% फसल सिंचाई के अधीन है। 21 नंबर का, तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तो यहाँ से देखेंगे निशा गांधी नृत्य उत्सव डैश में साल में 2 बार मनाया जाता है। तो निशा गांधी देखेंगे आप लोग नृत्य उत्सव जो है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका केरल में मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, केरल में मनाया जाता है। पहला देखेंगे अक्टूबर और नवंबर के महीने में, दूसरा देखेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में। निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में कनक कुन्नुन पैलेस के मैदान में स्थित निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है। केरल के कुछ अन्य प्रमुख उत्सव इस प्रकार हैं: ओणम, विशु, नौकादौड़, त्रिशूर पूरम, अंडूर गणमेला, थैयरम महोत्सव आदि। आगे यहाँ से देखिएगा आप लोग इसका, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आसाम में बिहू त्यौहार भी साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला अप्रैल एवं दूसरा अक्टूबर में। नवरात्रि का त्यौहार भी वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद जो है आपका
स्तंभ अभिषेक जैनियों का एक प्रमुख उत्सव है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो उत्सव यहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो उत्सव जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नवकलेवाड़ा, ये आपका उड़ीसा में है। उसके बाद है जमाई षष्ठी, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। सागा दावा, ये आपका सिक्किम में है। हम्फी उत्सव, विजय उत्सव, ये आपका कर्नाटक में है। और ये उगादी देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है ये आपका है। 22 का देखेंगे आप लोग। तो 22 का जो क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो आपको स्थापित जो किया जा रहा है ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये आपका स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से डिस्कशन आप लोग देख लेंगे। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 1990 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद देखेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो यहाँ से आप लोग जो है दोस्तों जो मेन पॉइंट होगा उसको जो है हम लोग देखते चलेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 18 एवं बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। उसके बाद देखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क, ये आपका राजस्थान में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ, ये आपका गया जो है बिहार में है। उसके बाद सेंचुरी भी है। उसके बाद देखेंगे सिरका टाइगर रिजर्व, ये आपका राजस्थान में है। तो आप लोग दोस्तों इसको जो है यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 23 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार का उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 226। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। डिस्कशन आप लोग देखिएगा। डिस्कशन जो आपका हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्रों के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण परामर्श प्रतिषेध अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेक्षण रिट जारी करती हैं। उसके बाद देखेंगे उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने के शक्तियों के मध्य अंतर है। यहाँ से देखिएगा आप लोग मध्य जो अंतर है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय राज्य की सीमाओं के अंदर संपूर्ण देश में अन्य परियोजनाओं के लिए मूल अधिकारों का परिवर्तन के अलावा, यहाँ से देखेंगे केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से देखिएगा आप लोग इसका। तो अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त स्वयं में एक मूल अधिकार उपचार है, अधिकार नहीं। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश के पश्चात विधि व्यवस्था। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता संबंधित है। अनुच्छेद 227 के सभी न्यायालयों के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की शक्ति है। 24 का देखेंगे क्वेश्चन। तो 24 का क्वेश्चन है स्पोर्ट स्टार ACIS पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शमी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शमी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे स्पोर्ट स्टार SCIS पुरस्कार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। यहाँ से दोस्तों आपका जो है ईयर नहीं दिख रहा है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ से देखिएगा। तो ईयर जो है आपका 2024 हो जाएगा। ईयर 2024 मोहम्मद शमी को दिया गया था। मोहम्मद शमी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप को सबसे ज़्यादा विकेट 24 लेने वाले गेंदबाज थे। स्पोर्ट स्टार ACIS पुरस्कार का छठा संस्करण 24 में दिया गया था। तो यहाँ से देखेंगे। उसके बाद आप लोग 25 का क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में रुद्रम द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया गया है। मिसाइल की मारक प्रकृति है। तो प्रकृति आप लोग देखेंगे
ये आपका हो जाएगा हवा से सतह। क्या हो जाएगा? हवा से सतह। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे इसका। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना सुखायु 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है। रुद्रम द्वितीय मिसाइल का परीक्षण DRDO के ओडिशा चंदीपुर तट पर किया गया और इसकी मारक क्षमता किलोमीटर है। यहाँ से देखेंगे आप लोग, DRDO के द्वारा लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRID गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया था। स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा जो है ये आपका किया गया है। उसके बाद देखेंगे चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस की दुनिया का पहला प्रीटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 26 नंबर का। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में निष्कर्ष पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये जो आपका घोषणा जो किया गया है ये आपका बक्सर में किया गया है। उसके बाद देख लेंगे इसका जो है, बक्सर जिले में निष्कर्ष पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है। बक्सर जिले में राजपुर क्षेत्र में 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए कर्मनाशा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC ने समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई है। 27 का देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? तो इसका देखेंगे ये आपका हो जाएगा कंकाल मांसपेशी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। डिस्कशन आप लोग देखिएगा कि आपका कंकाल की मांसपेशी धारीदारी बहुकेंद्रीय तंतुओं को समांतर बंडलों से बनी होती हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ से आप लोग, तो सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जबड़े की होती हैं। हृदय की पेशियाँ बेलनाकार, सखित एवं एकल केंद्रक होती हैं। पेशियाँ रखित, आरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में 629 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी, इनका संकुचन इच्छाधीन नहीं होता है, जैसे आइरिस, वृषण, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनी। तो दोस्तों यहाँ से जो है बहुत ही दे रखा है। चलिए आप लोग 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एगरीकस की कोशिका भित्ति बनी होती है। एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। क्या चीज़ का होता है? तो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा। डिस्कशन यहाँ से देखेंगे तो काइटिन एक जटिल शर्करा है तथा सेलुलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के कठिन झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाने वाली एक कठोर बाहरी परत होती है जो कोशिका के संरचनात्मक सहायता, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जो है मैथ को बनाइएगा। यहाँ से देखिए आप लोग 31 नंबर से 31 नंबर का क्वेश्चन है, प्रगति 2024 का पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? तो इसका केंद्रित आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आयुर्वेदी आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 2024 में पहल आयुर्वेदिक क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS की एक पहल है।
उसके बाद देखेंगे प्रगति 2024 का उद्देश्य। प्रगति 2024 का उद्देश्य अनुसंधान के अवसरों का पता लगाना, CCRAS आयुर्वेदिक दवा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद देखेंगे CCRAS आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक रोग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और हेमोपैथी का एक स्वायत्त निकाय है। आगे देख लेंगे आप लोग इसका। तो आगे जो है यहाँ से ये आपका दोस्तों बहुत ही जो है दे रखा है, तो आप लोग हैं इसका PDF दोस्तों मिलेगा, तो आप लोग जो है PDF लेके दोस्तों इसको पढ़िएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये आपका यहाँ से देखेंगे केंद्रीय योजना कार्यक्रम अभियान योजना, और यहाँ से आपका शुरुआत दिया है। तो यहाँ से देखेंगे PM किसान सम्मान निधि योजना, ये आपका 24 फरवरी 2019 को हुआ था। PM सूर्य एवं मुफ्त बिजली योजना, ये आपका 13 फरवरी 2024 में हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2024 को हुआ था। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को हुआ था। किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया है? ये आपका हो जाएगा असम। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा B। उसके बाद देखेंगे काजी नेमू को असम राज्य का फल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषित किया। काजी नेमू को वर्ष 2019 में GI टैग प्राप्त हुआ था। असम राज्य से संबंधित कुछ तथ्य। राजधानी इसका देखेंगे तो दिसपुर है। भाषाएं देखेंगे तो असमिया, बोडो, बंगाली हो जाएगा। और आपका पक्षी देखेंगे तो सफ़ेद पंखों वाला बत्तख हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे 33 नंबर का। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? ये आपका हो जाएगा कायिक प्रबंधन। क्या हो जाएगा आपका? कायिक प्रबंधन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से A हो जाएगा। तो डिस्कशन जो है दोस्तों आप लोग जो है इसका PDF मिलेगा, तो आप लोग जो है PDF लेके इसको पढ़िएगा दोस्तों, भूलिएगा आप लोग नहीं। और वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे 34 नंबर का, नगन बीज इनमें से मिलते हैं। तो नगन बीज जो आपका मिलता है, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर आप लोग, ये आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से 35 नंबर का। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहा जाता है। एक क्रिया जो कहा जाता है ये आपका हो जाएगा विभेदीकरण कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका B हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से होगा 36 नंबर का, ये दोस्तों आपका जो है कथन 1 और कथन 2 को पढ़े और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चुनाव करें। तो कथन जो है देखेंगे तो कथन A अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषण जारी करने के साथ साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य भावी भंग हो जाती हैं। उसके बाद नंबर 2 में देखेंगे कारण R, इस उद्घोषण के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत अपने हाथ में ले सकेगा। यहाँ से कोट दिया है, तो कोट में आप लोग इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन D हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे इसका तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन आपका D हो जाएगा। A सत्य है परंतु R सत्य है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषण जारी करने के बाद राष्ट्रपति और राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे अनुच्छेद 356 के उद्घोषण के अंतर्गत अर्थात जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से असाधारण शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे इसका
आई नंबर में है आपका 1 नंबर में है, वह राज्य सरकार के सभी कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या पदाधिकारी में निहित सभी या शक्तियों का अपने हाथों में ले सकेगा। नंबर 2 में देखेंगे यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य विधानमंडलों की शक्तियां सांसद द्वारा इसके पराधिकार अधीन प्रयोग होती हैं, परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित की शक्ति को अपने हाथों में लेने या पूर्णतः या भागता निलंबित करने के लिए पर अधिकृत नहीं करेगी। 37 का देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब किया गया था बताइएगा क्या यहाँ से, तो आपका ऑप्शन दिया है ये है, तो यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा अप्रैल 1949। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर, ये तो आपका हो गया राइट आंसर। इसका आप लोग डिस्कशन देखिएगा, तो डिस्कशन आपका हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 261 के उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया। बिहार लोक सेवा आयोग शुरुआत में बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज रांची में अपना मुख्यालय के साथ शुरू किया था। उसके बाद देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। भारत लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवा को भर्ती के लिए की गई थी। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से इसका आप लोग 38 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति को निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो ये आपका हो जाएगा केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इसका केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीलीय और सलाहकार अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की सिविल सेवा आपराधिक सभी तरह के मामले में अपील का अंतिम न्यायालय है। भारतीय संविधान की शक्ति के विभाजन को 3 सूची में रेखांकित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय अवमानना करने वालों को दंडित करना, किसी भी मामले में स्वयं संज्ञान लेकर या ऑर्टिनर या सोलिसिटर जनरल की सिफारिश पर लेना, देश में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करना। आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। उसके बाद देखेंगे नंबर 1 में भारत सरकार तथा एक या एक अधिक संघ राज्यों के बीच विवाद है। नंबर 2 में देखेंगे एक और भारत सरकार के किसी राज्यों के एवं दूसरे और को एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद है। नंबर 3 में देखेंगे परस्पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद। 39 का देखेंगे शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नी। क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से दोस्तों आपका गद्यांश जो है ये आपका दे रखा है, आप लोग जो है इसको पढ़िएगा और आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए 40 का देखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है। 40 का क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन आप लोग देखेंगे कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा, उनको लड़कों से अधिक महत्व देना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 41 का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुरू करने के लिए कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है, तो इसका कारण देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी गलत है, कन्याओं को लड़कों की अपेक्षा अधिक महत्व देना। चलिए आगे देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन है,
भारत सरकार के बेटियों बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा बिहार निम्न में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है? ये आपका हो जाएगा बांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बांस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग किस लौह अयस्क में लौह हंस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें आप लोग इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ से देखेंगे आप लोग मैग्नेटाइट का लगभग 72% अंश है और रंग आपका काला है। हेमाटाइट का देखेंगे तो लगभग आपका 60 से 70% है और रंग देखेंगे तो आपका लाल है। उसके बाद देखेंगे लिमोनाइट का देखेंगे तो लगभग 40 से 60% है और रंग देखेंगे तो पीला है। उसके बाद देखेंगे सेलेराइट का देखेंगे तो लगभग 40% तक है और आपका रंग आपका भूरा हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 45 का देखेंगे आप लोग विश्व का सबसे बड़ी नदी निर्मित द्वीप मंजूली किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग इसका डिस्कशन, तो 27 जून 2016 को सर्बानंद सोनोवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मंजूली को असम तथा 33वां जिला घोषित किया गया था। मंजूली भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है जिसका क्षेत्रफल 483 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चामुंडायोंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के संगप्यो, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। चलिए आगे देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को सदियों से घोबड़ी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। नंबर 46 का देखेंगे मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो ये जो आपका नाम से जानते हैं ये आपका हो जाएगा धौलाधार। क्या हो जाएगा? आपका धौलाधार। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से, तो पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार श्रेणी आपका हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी श्रेणी आपका उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी आपका नेपाल में है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहद ग्रह है, तो इसका देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा गुरु बृहस्पति, ये आपका जुपिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जुपिटर। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन है भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थानों सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो ये जो आपका सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं ये आपका हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे 49 नंबर का देख लेंगे आप लोग। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है? तो उसे आधार दर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो आधार दर कहा जाता है। चलिए आगे देख लेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? ये आपका BR अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख लेंगे आप लोग कुछ इसका डिस्कशन। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्यालय उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों की अनुसूची जातियों SC को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आगे देखेंगे आप लोग इसका बहिष्कृतता हितकारिणी सभा का गठन 1924 ईस्वी में BR अम्बेडकर ने किया था। उसके बाद देखेंगे
स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में B.R. अम्बेडकर ने किया था। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने किया। आगे देख लेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 N.M. जोशी ने किया था और इनके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने बनाया गया था। 51 नंबर का देख लेंगे, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो नारा दिया गया था ये आपका जय हिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जय हिंद हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 776 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। 54 नंबर का क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये आपका अबुल फजल ने कहा है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष? तो ये आपका हो जाएगा 1971 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1971 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ से आपका मतलब सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 25 मार्च 1971 के रात को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों को खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के बाद शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुक्ति आज़ादी के लिए उसके समर्थन में भारत द्वारा ऑपरेशन जैकपॉट चलाया गया था। आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे आप लोग इसका 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस मतलब मनाया जाता है और इसके बाद में बांग्लादेश नाम प्रभावी पड़ा था। आदिवासी नेता सिंधु और कनाहू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये आपका संथाल परगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संथाल परगना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो ये जो आपका आयोजित होता है ये आपका मकर संक्रांति पर होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 58 का देख लेंगे। निम्न में से कौन सा यूपीआई की विशेषता नहीं है? तो यूपीआई का विशेषता जो आपका है ये आपका हो जाएगा विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या है। तो इसकी संख्या आप लोग देखेंगे तो आपका संख्या क्या हो जाएगा? तो इसकी संख्या जो आपका होगा ये आपका क्या हो जाएगा? एक मिनट दोस्तों, ये आपका संख्या जो हो जाएगा ये आपका संख्या 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? संख्या 6 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। इसका 60 नंबर का क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस कैल्क में डैश सेल या एक सेल रेंज की किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। तो इसका देखेंगे तो ये आपका सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। 61 नंबर का क्वेश्चन है, सिफा गैमोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो मापने के लिए जो किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेंगे इसका 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अनुमास्तिक मेडुला और पैंस निम्न में से किसके भाग हैं? ये आपका भाग लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे।
63 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो इसका देखेंगे तो ये आपका जगदीशपुर में था। ऑप्शन यहाँ से आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र जगदीशपुर आरा था। 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर के विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट अय्यर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा आप लोग इसका डिस्कशन दोस्तों देख लीजिएगा। कानपुर, तात्या टोपे, नाना साहब। लखनऊ में आपका इसका जो ये आपका प्रमुख केंद्र है, मतलब प्रमुख केंद्र है, ये आपका विद्रोह नेतृत्व करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब थे। लखनऊ में देखेंगे तो बेगम हजरत महल थे। और यहाँ से देखेंगे फैजाबाद में देखेंगे तो ये आपका मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। और बरेली में देखेंगे तो खान बहादुर खां हो जाएगा। झांसी ग्वालियर का देखेंगे तो रानी लक्ष्मी तात्या टोपे हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे गढ़ मंडली जबलपुर, ये आपका शंकर शाह रघुनाथ शाह। दिल्ली देखेंगे तो बख्तियार खां बहादुर शाह जफर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में आपका हो जाएगा लियाकत अली हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग 64 नंबर का। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ से 64 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, जेम्स हारग्रीव्स ने किस मिशन का आविष्कार किया था? तो ये आपका हो जाएगा स्पिनिंग जेनी की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। और कब किया था? कि आपका 1764 ईस्वी में किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में किया था। 1840 के दशक में औद्योगिकरण के पहले चरण में कपास उद्योग बड़ा उद्योग बन चुका था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। असहयोग आंदोलन को कब पास किया गया? तो असहयोग आंदोलन को जो पास किया गया था, कब पास किया गया था? कि आपका 12 फरवरी 1922 को पास किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बगान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी को भारत में पहला सत्याग्रह था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किए थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये आपका संवेग के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? तो ये आपका हम करते हैं भूसंपर्क तार का करते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो 15 दिनों में क्यू और आर 20 दिनों में आर और पी ये सब इसे एक साथ कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो आप लोग यहाँ से देखेंगे तो आपका 10 दिन में सब मिल के जो है आपका समाप्त कर देगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 69 नंबर का क्वेश्चन। तो 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सी कोष सबसे बाहरी है? तो ये बाहरी देखेंगे तो आपका एल कोष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद 70 नंबर का देखेंगे। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 और 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास प्रदर्शित करता है? तो ये आपका करता है सिलिकॉन करता है। कौन करता है? तो सिलिकॉन करता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 71 का देख लेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में नियम के अनुसार मध्यम अंगुली किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो आपका करती हैं, ये आपका विद्युत धारा की दिशा करती हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप बढ़ने पर ध्वनि तरंगे की चाल डैश होती हैं? तो ये आपका बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। वायु के प्रति सेकंड 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 73 नंबर का। तो 73 नंबर का आपका दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है।
तो इसको जो है स्किप कर देते हैं। आप लोग जो है इसको बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ से देखिए आप लोग कॉलम ए को कॉलम ए में दिए गए हैं अम्लों का कॉलम बी में दिए गए हैं सही स्रोतों के साथ मिलाइएगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग का पीडीएफ मिलेगा आप लोग को, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लीजिए। सिरका का देखेंगे तो ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। संतरा नींबू का देखेंगे तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली का देखेंगे तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर का देखेंगे तो ऑक्सोलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्सोलिक अम्ल हो जाएगा। और खट्टा दूध दही का देखेंगे तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद चींटी का डंक में देखेंगे तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे नेटल बिच्छू पौधा का डंक देखेंगे तो आपका मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, कितना होता है तो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। यहाँ से पीएच मान देखेंगे तो जठर रस का हो जाएगा 1.2, नींबू रस का हो जाएगा 2.2, और शुद्ध जल का हो जाएगा 7, और रक्त का हो जाएगा 7.2, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 हो जाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 14 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेंगे 78 नंबर का। 78 नंबर का क्वेश्चन है हफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो इसका देखेंगे कि आपका चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। पहला हफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा हफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। दूसरे हफीम युद्ध को तीर युद्ध अलंग फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखेंगे इन दोनों युद्धों को चीन की हार हुई थी। अफीम युद्ध की शुरुआत योगदान देने वाला 1792 से 93 का असफलता ब्रिटिश व्यापार मिशन था। ध्वनि तरंगे के सबसे तेज गति से चलती हैं। कि आपका कौन सा गति चलती है तो यहाँ से देखेंगे आप लोग ये आपका हो जाएगा ध्वनि तरंगे का सबसे तेज गति जो चलती है ये आपका ठोस चलती है। कौन चलती है तो ठोस चलती है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे 83 नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो समान त्वरण का उदाहरण देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति और एक ढलान पर ढुलकती हुई गेंद की गति। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। ये आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का देख लेंगे। 85 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो यहाँ से जो कहा था ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से आप लोग 86 नंबर का। कार्बन डेटार्टा क्लोराइड और पानी के मिश्रण के अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका सेपरेटिंग फाइनल का जो है ये आपका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से तो ये आपका मैथ जो हो जाएगा दोस्तों इसका ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बनाइएगा। उसके बाद देखेंगे वर्मिक कंपोस्ट होता है। तो वर्मिक कंपोस्ट जो आपका होता है ये आपका होता है एक जैविक जैव उर्वरक होता है। एक जैविक जैव उर्वरक होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से 89 का। तो 89 का क्वेश्चन है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। तो
तो शॉर्टकट आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, CTRL+N आपका हो जाएगा। आगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 90 नंबर का। तो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है, क्या कहा है बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइएगा क्या। इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा निधन से निर्धन के समान हो। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से आप लोग। तो इसका जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अंबेडकर जयंती जो आपको मनाया जाता है ये आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो ये आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जून अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे वृष्टि छाया क्या है, तो वृष्टि छाया आप लोग देखेंगे तो एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत के रूप में धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय देखेंगे तो आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ब्रुसेल्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आप लोग सभी जानते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो आप लोग आपका जो है पूरा दे रखा है दिवस, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बताइएगा आप लोग दोस्तों कहाँ स्थित है। तो ये आपका बरौनी में स्थित है, जो कि आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी ये आपका 1917 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1917 में किया गया था। उसके बाद देखेंगे आप लोग इसका, पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। बालिका शिक्षा हेतु पटना में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेलोक द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज 2004 में NIT का दर्जा दिया गया था। पटना में IIT की स्थापना 2008 में हुई थी और पटना में एम्स की स्थापना 2012 में हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जिला में सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है। तो यह जो आपका शिवहर जो है ये आपका सीमा नहीं बनती है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून घाटी अवस्थित है। तो दून घाटी जो आपका अवस्थित है ये आप लोग देखेंगे तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इसकी लंबाई तो 32 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर जो है आपका है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर कि आपका लक्ष्मी कुंड जो है ये आपका राजगीर में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ब्रह्म कुंड ये आपका राजगीर में है। सप्तधारा आपका राजगीर में है। सूर्य कुंड देखेंगे तो ये आपका राजगीर में है। सूर्य कुंड राजगीर में है।
उसके बाद नानक कुंड देखेंगे राजगीर में है। गोमुख कुंड देखेंगे तो राजगीर में है। गोदमुख कुंड देखेंगे तो राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड देखेंगे तो मुंगेर में है। सीता कुंड देखेंगे तो मुंगेर में है। जन्म कुंड देखेंगे तो मुंगेर में है। भीम बांध देखेंगे तो मुंगेर में है। ऋषि कुंड देखेंगे तो मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड देखेंगे तो मुंगेर में है। और भराड़ी कुंड देखेंगे तो मुंगेर में है। अग्नि कुंड देखेंगे तो गया में है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।